अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मौज़म अंसारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल मरियम मौज़म पॉडकास्ट पे इस वक्त मौजूद हैं। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले, हम इस वक्त एक ज़बरदस्त व्लॉग आज से किए गए पिछले तमाम व्लॉग के मुकाबले में आज का व्लॉग हम काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। आज हमारी लोकेशन है, हम इस वक्त मौजूद है आयशा मंजिल पे और एक एस्थेटिक डॉक्टर हाफसा सिद्दीकी के साथ एक छोटा सा व्लॉग करने जा रहे हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मौज़म अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मरियम मौज़म पॉडकास्ट। इस वक्त लोकेशन हमारी आयशा मंजिल पे हम मौजूद है और एक बहुत ज़बरदस्त एस्थेटिक डॉक्टर के साथ हम करने जा रहे हैं एक मज़ेदार किस्म का व्लॉग। आज से पहले किए गए मेरे तमाम जो पिछले व्लॉग थे उसके मुकाबले में आज का जो ये व्लॉग है काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी चीज़ें उसमें आपको पता चलेगी। हम इस वक्त मौजूद है एस्थेटिक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर हाफसा बानो सिद्दीकी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम टू मरियम व्लॉग कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे एक रूटीन क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? जर्नी जब स्टार्ट होती है जब आप किसी बारे में सोच लें, इरादा कर लें कि आपको ये करना है फ्यूचर में और आपको आगे ये फील्ड परस्यू करनी है या आपका कोई गोल हो, जब आप सोचें दिमाग में, जब से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैं जब मेडिकल कर रही थी उस वक्त मैंने ये इरादा किया कि मैं एस्थेटिक्स करूँगी और उस वक्त जब मैं मेडिकल कर रही थी उस वक्त एस्थेटिक्स इतना कॉमन नहीं था। जिस तरह अब हर अगर एरिया में देखें तो एस्थेटिक्स क्लिनिक खुल गए हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी कॉमन नहीं था और एस्थेटिक की जो एजुकेशन है वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान कराची में। ओवरऑल पाकिस्तान में कोई कोर्सेज़ वगैरह नहीं थे। अब तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक के कोर्सेज़ आ गए हैं। उसके अलावा इसकी एजुकेशन भी बहुत कॉमन है, यूनिवर्सिटी लेवल पर एस्थेटिक का पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब मैं MBBS कर रही थी उस वक्त ये नहीं था कुछ भी। तो मैंने इरादा किया कि मैं एस्थेटिक्स और लेज़र टेक्नोलॉजी और ये जो सारी मशीन्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये मैं बाहर से सीख कर आऊँगी। तो मैं उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह इन कोर्सेज़ के लिए बाहर जाऊँगी। तो UK ही बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम अच्छी एडवांसमेंट मशीन्स की सीख सकते हैं। तो फिर मैंने इरादा किया कि मैं UK जाऊँ। फिर मैं UK गई, वहाँ से मैंने एस्थेटिक्स के कोर्सेज़ भी किए, डर्मेटोलॉजी, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी भी मैंने UK से ही किया। फिर वहाँ मैं UK में एक एस्थेटिक क्लिनिक पे वर्क भी करती रही। तो वहाँ की जो भी एडवांसमेंट्स थी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी डॉक्टर साहब बात काट रहा हूँ। आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो फ्रॉम UK है? नहीं, पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से MBBS। उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद मैंने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से हाउस जॉब करी। फिर उसके बाद मैंने डर्मा में थोड़ा अपना मतलब लाइक एक्सपीरियंस गेन किया जिना हॉस्पिटल से, क्योंकि UK के लिए रिक्वायर्ड है कि जिस फील्ड में आपने मास्टर्स करना है या डिप्लोमा करना है तो आपको थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर मैंने 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ से गेन करके फिर मैं हमें देखने वालों को पता है कि आप जो है क्लिनिक है यहाँ पे ही कर रही हैं, कहीं और भी आप क्लिनिक कर रही हैं? मैं क्लिनिक कर रही थी डिफेंस में, क्योंकि मैं रहती भी इधर ही। मैं डिफेंस में क्लिनिक मैंने स्टार्ट की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे पेशेंट्स भी यहीं के ही हैं ज़्यादा और ट्रैवलिंग में बहुत इशू हो रहा था। 2 घंटे ट्रैवल लग रहा था। तो मेरे काफ़ी पेशेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी करी कि आप वहाँ आ जाएँ। तो मैंने स्टार्ट किया, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ट्रैवल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ क्लिनिक कर रही हूँ अभी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स हैं और काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं इस एरिया से भी, ओवरऑल बहरिया टाउन से, हैदराबाद से, लाड़काना से, काफ़ी जगहों से मेरे पास लोग आते हैं। अच्छा, मैं देखने वालों को डॉक्टर साहब थोड़ा ये बताएं कि आप एस्थेटिक डॉक्टर हैं, तो एस्थेटिक के अंदर आप कौन सी फील्ड को आप कवर करिए, थोड़ा सा ये बताइए हमें देखने वालों को। एस्थेटिक में जो भी एस्थेटिक के एडवांस प्रोसीजर्स हैं वो सब हम कर रहे हैं, जस्ट लाइक लेज़र हेयर रिमूवल, हाइफू, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रोफेशियल्स, एवरी टाइप ऑफ हाइड्रोफेशियल्स, थ्रेड लिफ्ट, फेस ऑगमेंटेशन, हर चीज़ हम कर रहे हैं। अच्छा, हमें देखने को थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो घर की जो ख़वातीन होती हैं वो चूँकि आपको पता है कि ख़वातीन का काम, ख़वातीन और किचन दोनों एक साथ ही हो रहा होता है, तो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगी कि वो घर में रहते हुए जो है ना अपनी स्किन को जो है ना बेहतर कर सकें? देखिए, आज का जो दौर है ना ये वो पुराना दौर नहीं है कि जो ख़वातीन हाउस वाइफ होती थी वो घर में ही रह के कुछ भी नहीं कर रही, बस हाउस देख रही हैं, आप है ना, लाइक वर्किंग होम कोर्स वगैरह देख रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है।
आजकल सबको अवेयरनेस है। एटलीस्ट मॉइस्चराइजेशन स्किन की मेंटेन करनी चाहिए, सनब्लॉक लाजमन लगाना चाहिए, अपनी स्किन केयर प्रॉपर घर में रह के भी करनी चाहिए। चाहे आप बाहर निकल रही हैं नहीं निकल रही हैं, आपको घर में रह के अपनी स्किन केयर करनी चाहिए। अब स्किन केयर में AM PM रूटीन आता है प्रॉपर, यानी मॉर्निंग रूटीन अलग है स्किन केयर का, इवनिंग रूटीन अलग है, तो वो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हमें देखने में थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनस्क्रीन और सन क्रीम, इनमें क्या फ़र्क होता है? सनस्क्रीन और सनब्लॉक, अच्छा हमारे पास जो है ना 2 तरह के सनस्क्रीन और सनब्लॉक्स हैं। एक फिज़िकल सनस्क्रीन होता है, एक केमिकल सनस्क्रीन होता है। फिज़िकल सनस्क्रीन वो होता है जो कि आपको फिज़िकली भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जिसमें थोड़ी सी वाइट कास्ट होती है, कलर होता है, ठीक है। तो वो 2 तरह से सन में प्रोटेक्शन करता है, केमिकली भी और फिज़िकली भी। जो उसकी वाइट कास्ट है वो आपको फिज़िकली भी बचा रही है। एक है केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन जो है उसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। वो फिज़िकली प्रोटेक्ट नहीं करता, वो केमिकली प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, आप अपने पेशेंट्स को की जो ट्रीटमेंट है वो थ्रू मेडिसिन करती हैं या उनको सर्जरीज के ऊपर भी लेके जाती हैं? देखिए, मैं एस्थेटिक फिजिशियन, आई एम नॉट अ सर्जन, ठीक है। एस्थेटिक्स में जो भी माइनर सर्जरीज कवर होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कॉटरी हो गई, वॉट रिमूवल हो गया, तो इस तरह के प्रोसीजर्स जो है ना मैं कर रही होती हूँ। और जो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि अब फेस लिफ्ट के लिए तो हम सर्जिकली भी फेस लिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो फेस लिफ्ट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स करते हैं, थ्रेड लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, या विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स और फिलर्स करते हैं, उसको हम फुल फेस ऑगमेंटेशन कहते हैं, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं हमारे। बोटॉक्स और फिलर्स में क्या फ़र्क होता है? बोटॉक्स और फिलर्स में ये फ़र्क है कि बोटॉक्स फिलर्स जब हम लगा रहे होते हैं जब हम स्टेटिक रिंकल, यानी कि बगैर किसी एक्सप्रेशन के हमारे फेस पे रिंकल बना हुआ है, एक हॉलो बन गया, एक ग्रूव बन गया, जस्ट लाइक लाफ लाइन। कुछ लोगों की लाफ लाइन्स हो जाती हैं, कुछ लोगों के आँखों के नीचे हल्के हो जाते हैं, हॉलोज हो जाते हैं, तो उनको हम फिलर की मदद से फिल इन करते हैं, तो इसलिए हम फिलर इस्तेमाल करते हैं। और स्टेटिक रिंकल्स वो रिंकल्स होते हैं जो कि हमारे एक्सप्रेशंस पर नज़र आते हैं, जैसे कि फ्रॉन लाइन्स हो गई, हमारी क्रॉस फीट्स हो गए, तो उसके लिए हम टॉस करते हैं। क्या आपके सामने जो घर की ख़वातीन होती हैं, आप ग्रूमिंग के लिए कुछ टिप देना चाहेंगी? जैसे कि मैंने कहा कि एक तो स्किन केयर अच्छी मेंटेन करें, दूसरा ये कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। हमारी ख़वातीन घर के कामों में पड़ के अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, तो फिर उनको स्किन डिजीज़ भी होने लगते हैं। मेरे पास काफ़ी ख़वातीन ऐसे आती हैं गर्मियों में स्पेशली जिनको फंगल इन्फेक्शंस हुए होते हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस होते ही जब हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, स्वेटिंग बहुत हो रही है, लेकिन वही वेट ड्रेसिंग जो है वो हमने पहनी हुई है, तो उसके बाद फंगल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रखें। दूसरा ये कि स्किन केयर का ख्याल रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि डाइट भी अच्छी रखें। हमारी यहाँ ख़वातीन को आयरन डेफिशिएंसी हुई भी होती है, विटामिन D का उनका लेवल बहुत ही लो जा रहा होता है, लेकिन वो उनको पता ही नहीं होता कि क्या उनकी डेफिशिएंसीज़ हैं। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें। दूसरा एक्सरसाइज, योगा, थोड़ा वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। स्किन केयर अच्छी मेंटेन करना ज़रूरी है, हाइड्रेशन अच्छी मेंटेन करना। अच्छा, आप मेंटल हेल्थ और स्किन हेल्थ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि तो इस पर आप क्या रोशनी डालेंगी? मेंटल हेल्थ और स्किन हेल्थ बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है इसका, क्योंकि जो हमारी अपीयरेंस है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर स्कार्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शैटर हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ और जो हमारी स्किन हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और मुझे ये लगता है कि स्किन केयर करने से और स्किन ट्रीटमेंट्स करने से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि डिप्रेशन में होते हैं, वो आके मुझसे अपनी तमाम बातें शेयर कर रहे होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि ये डिप्रेशन का केस है। लेकिन वो जब आते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स हम करते हैं और वो अपने अंदर एक अच्छा चेंज फील करते हैं, तो उनका डिप्रेशन भी कम होता है। मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। आप चूँकि एस्थेटिक डॉक्टर हैं, तो इससे जो आप डिप्रेशन की जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, तो क्या किस टाइप के डिप्रेस हुए हो, तो क्या मतलब आपसे? घर की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये कि कभी कभी जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनको अगर फेस पे एक्ने है या एक्ने स्कार्स हैं या उनका कलर अच्छा नहीं है तो बहुत सोचती है इस बारे में, और इसी वजह से वो कुछ डिप्रेशन में जा रही होती है, लो फील करती हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होती है। जाहिर सी बात है जब आपका इशू रिजॉल्व होगा तो आपको एक अच्छा चेंज अपने आप में फील होगा और आपकी डिप्रेशन खुद ही कम होगी। आप जो अपने पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट्स वगैरह कर रही होती है थ्रू मेडिसिन, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान, कोई फ़ायदा कुछ होते हैं? देखिए मेडिसिन के तो जाहिर सी बात है जब हम मेडिसिन से कोई चीज़ ट्रीट कर रहे हैं तो साथ साथ उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि मेडिसिन एक ट्रीटमेंट को एक कंडीशन को दुरुस्त करने के लिए दी जाती है, तो मेडिसिन देते वक्त हमेशा यही सोचा जाता है कि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब हम पेशेंट को देखते हैं और कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बेनिफिट्स ही ज़्यादा होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं लेकिन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट्स। और दूसरी चीज़ ये आ गई कि एस्थेटिक्स के ट्रीटमेंट्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स के तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर इसको करेक्टली हैंडल ना किया जाए। अगर जिस तरह से आजकल बहुत कॉमन हो गई एस्थेटिक प्रैक्टिस, डॉक्टर नहीं भी हैं फिर भी वो एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर किसी ऐसे एस्थेटिशियन के पास चले जाएं तो बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ गलत भी हो सकती है। अच्छा, ये जो स्कूल के जो बच्चे हैं जैसे स्कूल जाते हैं जो ग्रुप में, तो क्या इनको सन ब्लॉक यूज़ करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सन एक्सपोजर सबके लिए इक्वल है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हज़रात हों। अच्छा, बच्चों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है? बिल्कुल बच्चों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, तो उनको ज़रूर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अब मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं वो शिकायत कर रही होती हैं कि मेरी बच्ची का कलर बहुत बेहतर था लेकिन जब से स्कूल जाना शुरू किया है कलर ख़राब हो गया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम ख़वातीन से, तमाम माओं से कि अपने बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाएं। माइल्ड सनस्क्रीन, बच्चों के लिए भी आजकल बहुत सारे सनस्क्रीन आ गए तो वो यूज़ करवाएं, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि वो टैनिंग से बचाता है, सनस्क्रीन स्किन कैंसर से बचाता है, सनस्क्रीन फ़ोटो सेंसिटिविटी से बचाता है। बहुत सारी स्किन कंडीशन ऐसी हैं जो कि सूरज की तपिश से बढ़ती हैं, फ़ोटो सेंसिटिविटी की वजह से बढ़ जाती हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल पे देखने वालों को जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगी? ब्यूटी टिप्स मैं यही देना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अब वो ज़माना नहीं है कि जो टीवी पे कमर्शियल्स आ रहे हैं वही क्रीम्स यूज़ की जाएं, जैसे कि ब्रांड्स के नाम नहीं ले रही, पोर्ट्रे किया जाता है हमारे कमर्शियल्स में कि ये क्रीम बहुत अच्छे से रातों रात गोरे हो गए, से रातों रात ये हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किन आपकी इन्वेस्टमेंट मांगती है, स्किन आपका टाइम मांगती है। जिस तरह से आप स्किन की केयर करेंगे, जिस तरह से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जितनी अच्छी डाइट लेंगे, वो आपकी स्किन पे नज़र आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। मेरे चैनल में देखने वाले हम इस वक्त मौजूद है डॉक्टर साहिबा के साथ, एस्थेटिक डॉक्टर, और बहुत ज़बरदस्त हम ये चिट उनके साथ कर रहे हैं। हमें देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए, कोई आपके साथ कोई ऐसा सीन, कोई ऐसी कोई यादगार आपका स्टोरी हुई हो जो आपने किसी के लिए किसी का ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट को रॉन्ग हो चुका हो? बिल्कुल, ऐसा काफ़ी दफ़ा होता है। शुरू में जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, स्टोरी हो वो आप शेयर करें हमारे लिए। बिल्कुल, जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, एस्थेटिक जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा अच्छी आती है। जितना आपका अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ आप चीज़ें सीखते हैं वक्त के साथ साथ, जब आप पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, चंद एक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है आपको लगता है कि गलत हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके मेंटोर्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपको गाइड करें कि आप इस चीज़ को करेक्ट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंटोर्स ऐसे हैं जहाँ से मैंने सीखा है। तो मैं जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैंने उनसे डिस्कशन की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इससे बेनिफिट हुआ और जो भी इश्यूज़ हुए वो रिज़ॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे पेशेंट्स अभी शुरू से, जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, कुछ पेशेंट्स मेरे 7 ईयर्स बैक से भी अभी तक आते हैं। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 7 ईयर्स हो गए। तो जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन पेशेंट्स मेरे पास ही आते हैं, और अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको हम
उसमें कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दे देते हैं उनको, मतलब इस तरह से गाइड करते हैं कि उनको ना फील हो। तो पेशेंट डॉक्टर की काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम भी हो तो पेशेंट को सबसे पहले आप छोड़ें नहीं, आप उसको काउंसिल करें, आप उसको उसके रिप्लेसमेंट में कुछ दें ताकि वो आपसे खफा ना हो, आपके पास से कहीं और जाए ना। तो ये सबसे बड़ी एक टिप होती है। ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं? बिल्कुल काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या आपका जो जितने पेशेंट हैं सबकी आप काउंसलिंग कर रही होती हैं या कुछ? काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे एस्थेटिक डॉक्टर की भी ना भी बात करें, आप कोई सा भी डॉक्टर हो, डॉक्टर को तो काउंसलिंग करनी आनी ही चाहिए। ठीक है, पेशेंट का जो आधा मसला है वो काउंसलिंग के ज़रिए ही हल होता है। ठीक है, जब पेशेंट हमारे पास आता है वो एक उम्मीद लेकर आता है, अगर आप उसको काउंसिल नहीं करेंगे, आप उसको गाइड नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से पेशेंट मुतमईन नहीं होगा। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम उनके पास गए, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमें सही से गाइड नहीं करा और मुझे तो वो डॉक्टर समझ में नहीं है। तो वो वजह ये होती है कि आपने पेशेंट से रिलेशन नहीं बनाया, आपने उसको काउंसिल नहीं किया, आपने उसकी प्रॉब्लम्स को सुना ही नहीं, ना उसको सुना, ना उसको उसकी प्रॉब्लम्स को गाइड किया। मेडिसिन देना ही सिर्फ खाली बात नहीं होती, ना ट्रीटमेंट्स करना खाली बात होती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम दें आप, ताकि उससे आपका एक रिलेशन कायम हो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आपके किसी पेशेंट ने आपके ऊपर बहुत यानी कि आपने कुछ जो आपने मेडिकेशन की तो वो आपकी आपने तो अपने साथ सही की, अब वो उनके ऊपर वो गलत, तो उसमें कोई ऐसा कोई रिएक्शन कोई हुआ, कोई पुलिस केस हुआ, कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा कुछ? पुलिस केस कोई नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा हुआ है कि कभी कभी रिएक्शन ज़रूर हुआ है, एक आध दफ़ा, लेकिन आपको यही बता रही हूँ ना मैं, अगर कभी रिएक्शन होता भी, मैं ये नहीं कहती पेशेंट को कि नहीं ये तो खुद ही हो गया या खुदा की तरफ से था या तो मैं इस चीज़ से एलर्जी हो गई। मैं उसको काउंसिल करती हूँ, मैं उसकी रिप्लेसमेंट में उसे कुछ और करती हूँ, उसको गाइड करती हूँ, मैं ऐसे अपने पेशेंट्स को छोड़ नहीं देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई ऐसा पुलिस केस नहीं हुआ। वो जब भी होता है जब आप पेशेंट के मुखालिफ खड़े हो जाएं कि नहीं भाई ये आपकी वजह से हुई है, तो मेरे से कोई नहीं है। ठीक है, जब हमें सब मौजूद है डॉक्टर हफ्सा सिद्दीकी के साथ, जो कि एस्थेटिक डॉक्टर है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इनकी क्लिनिक की लोकेशन हम अपने व्लॉग के एंड में शेयर कर देंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम इस व्लॉग को मज़ीद अच्छा करना चाह रहे हैं। मेरी बहन मुझे ये बताया, मैं देखने वालों थोड़ा सा हमने आपके जो एस्थेटिक डॉक्टर्स हैं उस पर हमने काफ़ी बात की, अब हम कुछ थोड़ा पर्सनल आपके साथ चिट-चैट करना चाह रहे हैं। आप हमें देखने वालों को ये बताइए कि आप मैरिड हैं माशाल्लाह से, तो कितने आपके बच्चे वगैरह? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो आप मैरिड लाइफ के साथ साथ आप इस प्रैक्टिस को कैसे आप टाइम निकाल रही हैं? देखिए, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ना, मैं 3 to 4 हॉस्पिटल्स में बैठती थी, वहाँ पे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट में बैठती थी। जब मेरे बच्चे हुए तो फिर मैंने ये इरादा किया कि भाई मैं ये जो सारा टाइम बाहर देती हूँ तो मैं नहीं दे सकती, तो इसीलिए फिर मैंने अपनी जहाँ मेरी रेजिडेंस है वहीं पे मैंने क्लिनिक ओपन कर लिया। ये मेन रीज़न है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे मेरा क्लिनिक है। वजह इसकी यही है कि मेरे बच्चे, मुझे अपने बच्चों को भी साथ में देखना होता है, साथ में मैं क्लिनिक भी करती हूँ। अच्छा, हमारे मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ये बताएं कि हमारा जो ये व्लॉग का चैनल है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देख रहे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हमारे व्यूअर्स मौजूद दिख रहे हैं और डे बाई डे हमारे चैनल ग्रो भी हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप जो है, जैसे कि मैंने देखा है एस्थेटिक जो डॉक्टर होते बड़ी हैवी फीस रिसीव कर रही होती हैं, तो क्या आप भी वही या कुछ आपका पॉकेट बजट है, कुछ कोई फ्रेंडली पैकेज है आपका कोई, थोड़ा ये देखने वालों को बताइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। सही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि आप जो भी कमाएं वो हलाल तरीके से कमाएं, उसमें इतना मुनाफा ना लें कि वो नाजायज़ हो जाए। इस्लाम में भी यही है। तो मेरी एक ये सोच है कि मैं अपने पेशेंट से भी जो अर्न करूँ वो एक जायज़ तरीके से अर्न करूँ। तो मेरी फ़ीस या मेरे प्रोसीजर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा मैं नहीं रखती कि पेशेंट वो अफोर्ड ही ना कर पाए। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, तो हम उनको बिल्कुल बेनिफिट देते हैं उस चीज़ का, और काफ़ी हद तक हम डिस्काउंट्स भी दे रहे होते हैं। मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते ही इसलिए हैं कि डॉक्टर हफ्सा आपकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है, आप प्रोसीजर्स का भी
बड़े बड़े प्रोसीजर्स हम करते हैं, जैसे कि थ्रेड लिफ्ट हम कर रहे हैं। थ्रेड लिफ्ट के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, फुल फेस ऑगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, लेकिन हम एक नॉमिनल हद तक चार्ज करके उसको। तो आपकी वैसे कंसल्टेशन चार्जेस क्या हैं? 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ आपके वो है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे और डॉक्टर्स मैंने बहुत से ऐसे क्लिनिक्स देखे हैं कि वो जो मेडिसिन लिख के देते हैं वो बहुत महंगी होती है और वो मिलती भी उन्हीं की क्लिनिक से है, ऐसे नहीं। तो आपके पास भी यही चीज़ है क्या? नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कहती। मैं पेशेंट से हमेशा यही कहती हूँ, देखिए भैया मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, आप इन स्टोर्स पे जाके पता कर लें, आपको मेडिसिन मिल जाएंगी। मेरे पास अगर मौजूद होती हैं तो मैं हमेशा उस पर 20% ऑफ देती हूँ। जो ऑफ़ मुझे मिलता है कंपनी से, वो ऑफ़ मैं लाजमन पेशेंट्स को देती हूँ। तो मेरे पास पेशेंट्स मेरे जो मेडिसिन लेके जाते हैं उन पर उनको 100-200 का ऑफ़ मिल रहा होता है, तो मैं ऐसे ही नहीं देती मेडिसिन। मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, तो आप अगर जैसे आपने कहा काफ़ी पॉकेट बजट आपका जो है आपकी फ़ीस है, तो आप इस फीस के अंदर जो है फिर मुल्क के टूर वगैरह कैसे कर लेंगे जैसे दूसरे डॉक्टर्स करते हैं? वो तो आपने देखा है कि वो तो मरीजों से पैसे लेके कर रहे होते हैं। मैं आपसे ये पूछा है, फिर आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं ऑफ़र भी कर रही होती है, डॉक्टर साहिबा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें गलत हैं, मैं नहीं करती, ठीक है। मगर पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। सबकी अलग अलग सोच है, सारे डॉक्टर्स की अलग सोच है। अब मैं इसमें मज़ीद कमेंट नहीं कर सकती, मेरी अलग सोच है। मैं कंपनी से भी कोई तरह फेवर्स नहीं लेती कभी भी, और क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी खुद की भी एक इसमें होती है कि अगर आपका अपना भी तो ज़रूर है ना, अगर आप कंपनीज़ के आगे और इस तरह से उनसे इन्वेस्टमेंट मांगते रहेंगे तो ये गलत बात है, आपका एक मयार नहीं रहता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे चैनल में देखने वाले सुनने वाले, ये है हमारा टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की और बहुत ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर साहिबा हमें ये बताएं कि माशाल्लाह से आप काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आप अपने घर वालों के लिए कैसे टाइम निकाल पाती हैं? हम घर वालों के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस के आवर्स ऐसे रखे हुए हैं कि 5 to 6 आवर्स में प्रैक्टिस करती हूँ, उसके अलावा सारा मेरा टाइम मेरे बच्चों का। कभी ऐसा नहीं हो कि आपके हस्बैंड ने आपको बोला भाई छोड़ो, क्या मैं तो लगा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ? बता रही हूँ ना, शुरू में मैं 4-5 जगह हॉस्पिटल्स में बैठती थी एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर जब मेरे बच्चे हो गए तो फिर मैंने घर में क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह घर में क्लिनिक में बच्चों को भी देख रही होती हूँ, मैंने हेल्पर्स रखी हुई हैं, बच्चों को वो भी देख रही होती हूँ, मैं भी एक नज़र रखी होती हूँ, उसके अलावा पेशेंट्स भी कर रही होती हूँ, लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज दोनों चीज़ें। अच्छा, आपको कुकिंग वगैरह का, खाने पीने का शौक वगैरह है? बिल्कुल है, और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। ऑल्दो मैंने कुक रखा हुआ है, लेकिन वो वेट करते हैं वैसे मैं कब बनाऊंगी खाना। आपकी बेस्ट डिश कौन सी है जो आप खुद को करती हैं? कोरमा बहुत अच्छा कुक करती हूँ मैं। बाकी लज़ानिया वगैरह भी है, बट कोरमा मेरे हस्बैंड को मेरा हाथ का बना हुआ कोरमा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आपकी जो क्लिनिक की टाइमिंग वो 9 to 5 है या 3 to 9 है? 3 to 9 है डेली। जी। अच्छा, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि आपकी ज़बानी आप थोड़ी सी अपनी क्लिनिक की लोकेशन गाइड कीजिए हमारे देखने वालों को। क्लिनिक की लोकेशन है D19, बंगलो नंबर D19, ब्लॉक 4, फेडरल बी एरिया, नियर ताहिर विला, आयशा मंजिल। अपना मोबाइल नंबर की जी मैं बता देती हूँ। क्लिनिक का नंबर ये है 0333 136004 ये क्लिनिक का नंबर है। मेरे चैनल में जुड़े रहने का शुक्रिया। हम अपने इस वीलॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीलॉग आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए, शुक्रिया।